हेलो दोस्तों, मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन उसमें आगे बढ़ते हुए आज फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं, जिन पे जो है अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देखते हैं आपका आज का डाउट नंबर फर्स्ट कि सीनियर सीसीटीसी की 12 आवर्स की ड्यूटी करने पर ओटी मिलेगा क्या। तो देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, तो रोड साइड स्टेशन पे यहाँ पे सीनियर सीसीटीसी की भी ड्यूटी 12 घंटे की होती है और स्टेशन मास्टर की ड्यूटी भी यहाँ पे 12 घंटे की होती है। अब दोस्तों, ये जो ड्यूटी होती है 12 घंटे की क्यों होती है, समझना है इस चीज़ को क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे एक गाड़ी निकल जाती है, उसके बाद में दूसरी जो गाड़ी रहेगी दोस्तों, वो या तो 2 घंटे बाद रहेगी या फिर जो है 3 घंटे बाद रहेगी। मतलब आप जो है 12 घंटे में, टोटल 12 घंटे में आप यहाँ पे 3 से 5 या 5 से 7 गाड़ी यहाँ पे टोटल निकालोगे। जबकि यही अगर आप मेन लाइन के स्टेशन हो तो आप 8 घंटे में वहाँ पे गाड़ियाँ निकाल दोगे 24। तो देख लो यहाँ पे जो है 8 घंटे में जितना मेन लाइन स्टेशन में काम कर रहा है स्टेशन मास्टर, उतना काम भी यहाँ पे 12 घंटे में नहीं होता है। इसीलिए जो ये रोस्टर रखा जाता है 12 घंटे का। और जैसे कि जनरली 12 घंटे के रोस्टर में सारे काम जो होते हैं क्वार्टर पास में होते हैं, तो उनके सारे काम जो ड्यूटी के दौरान ही होते हैं, जैसे खाना पीना वगैरह सारा कुछ होता है, क्योंकि वहाँ पे बीच बीच में जो है गैप मिल जाता है उनको आराम से 2-2 3-3 घंटे का। तो वहाँ पे काम कम होता है, इसलिए वहाँ पे रोस्टर भी 12 घंटे का होता है। वहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाता है। आपकी जो ड्यूटी होती है 12-12 घंटे की, वो वहाँ पे आपको जो है रेगुलर करनी होगी 6 दिन, और एक दिन आपका यहाँ पे रेस्ट रहेगा दोस्तों। और कॉमर्शियल वालों को मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ कि कॉमर्शियल वालों को चाहे आप जो है कितने भी घंटे ड्यूटी करो, या मान लो कि 8 घंटे का रोस्टर हो, आपने 12 घंटे भी कर ली, फिर भी आपको जो है यहाँ पे ओवर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉमर्शियल की किसी भी पोस्ट पे ओवर टाइम का प्रावधान नहीं है। और कॉमर्शियल वालों को ओवर टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पे ओवर टाइम जो मिलता है ट्रैफिक वालों को या फिर जो ऑपरेटिंग वालों को मिलता है, जिसमें आपके आते हैं गुड्स गार्ड, एलपी और स्टेशन मास्टर। और ग्रुप डी में अगर बात करें अपन, तो पॉइंट्समैन, इन्हीं लोगों को जो है यहाँ पे ओवर टाइम मिलता है। बाकी जनरली किसी को यहाँ पे ओवर टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। और यहाँ पे आपको जो है डबल रेस्ट भी नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिंगल रेस्ट ही मिलेगा। और अगर आप जो है जिस स्टेशन पे जैसे क्वार्टर नहीं होता, इसका एक अलग रूल है कि 12 घंटे वाले रोस्टर में किसी स्टेशन पे अगर क्वार्टर नहीं रहता आपका अलॉट, जैसे कि स्टेशन मास्टर को क्वार्टर नहीं मिलता है या क्वार्टर होता ही नहीं है, उस केस में यहाँ पे आपको 2 रेस्ट मिलते हैं दोस्तों। एक नई बात है कि जहाँ पे क्वार्टर नहीं होते हैं वहाँ पे आपको 2 रेस्ट मिलेंगे 12 घंटे के रोस्टर में। तो ये हो गई आपके डाउट नंबर फर्स्ट की बात। इसके बाद में अपन बात करते हैं टीटीई को टीए। तो देखो टीटी जो होता है, यहाँ पे कई बार सीसीटीसी को भी टीटी की काम करवा लिया जाता है। सीनियर सीसीटीसी को 2800 ग्रेड वालों को भी टीटी की पोस्ट भेज दिया जाता है, और 4200 वाले और 4600 वाले तो चलते ही है। अब देखो इनका जो टीए बनता है, अब मान लो 4200 ग्रेड से जो भी नीचे हैं टीटी, चाहे वो जो है आपके लेवल 5 में हो, लेवल 3 में हो, किसी भी लेवल में हो, टीटी अगर 4200 से नीचे का है तो उसको जो है पर डे यहाँ पे 500 रुपये टीए मिलेगा दोस्तों। और 4200 ग्रेड या 4200 से ऊपर, जैसे कि 4600 होता है सीटीआई का, अगर ये ड्यूटी करेंगे गाड़ी में तो इनको जो है यहाँ पे 800 रुपये पर डे का मिलेगा। ये जो रहेगा ये सैलरी के अलावा रहेगा दोस्तों टीए। बाकी कई सारे दोस्त ऐसे बोलते हैं कि सर टीटी को जो है किलोमीटर अलाउंसेज भी मिलते हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ पे टीटी को कोई किलोमीटर अलाउंसेज नहीं मिलता है और कोई रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है। इनको जो मिलता है ओनली यहाँ पे टीए मिलेगा, और नाइट वगैरह तो जनरली सबको मिलती ही है। तो इस प्रकार जो है ग्रेड पे के हिसाब से आपका टीए मिलेगा। तो और जो सीटीए होता है, और या टीटी कोई सा भी टीटी हो किसी भी लेवल का, तो जनरली यहाँ पे 20 से 25 दिन आराम से इनका टीए बन जाता है। इनका टीए पर डे 500 रुपये होता है, उनका आराम से 12 से 13 हज़ार रुपये यहाँ पे आराम से बन जाता है। और जिनका 800 रुपये होता है दोस्तों, उनका यहाँ पे 15 आपके जो है 15 से 20 हज़ार रुपये उनका यहाँ पे टीए बन जाता है। तो इनकी इसीलिए जो सैलरी बहुत अच्छी खासी हो जाती है टीटीओ की। और यहाँ पे बाकी सारे अलाउंसेस तो सबको मिलते हैं, नाइट वगैरह ओटी वगैरह इनको नहीं मिलता है। गाड़ी लेट हो जाती है तो इनको ओटी नहीं मिलता है दोस्तों। और इनकी जो है लिमिट फिक्स होती है कि इनको जो है गाड़ी कहाँ तक लेके जानी है। तो इन पे जो है डिटेल से मैंने वीडियो बना रखे हैं, सीनियर सीसीटीसी के जो है रोस्टर वगैरह के बारे में बात कर रखी है। कंप्लीटली हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप सभी लोग जो है चैनल पे ज़रूर विजिट करें। हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा, आपके हर डाउट्स का सोल्यूशन के ऊपर जो है मैंने वीडियो डाले हुए हैं। तो आप चैनल पे विजिट ज़रूर करिए, वहाँ पे आपको सभी टाइप के जो है वीडियो मिलेंगे कि टीटी जो है गाड़ी कहाँ तक लेके जाता है, वापस कैसे गाड़ी लगती है, सारा कुछ उस पर लिखा हुआ है। और सारा कुछ जो है दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन ड्यूटी, ऐसे मोबाइल ऑफ रहता है ऑन रहता है। तो देखो यहाँ पे कोई ऐसा सर्कुलर तो नहीं है कि स्टेशन मास्टर जो है ऑन ड्यूटी मोबाइल बंद रखेगा, क्योंकि आज जैसे कि सीओजी सिम, आपके सीओजी सिम जो रेल की सिम होती है, वो भी रेलवे आजकल प्रोवाइड करवा रही है, और एसएस के पास तो होती है स्टेशन के ऊपर, तो वो हमेशा ऑन रखनी जरूरी होती है। तो एक तरह से वो तो फ़ोन आपका ऑन रहेगा। और आपका पर्सनल मोबाइल की अगर मैं बात करूँ, तो रेलवे ने यहाँ पे कोई ऑथराइज नहीं है, वो जनरली बंद रखना होता है, लेकिन यहाँ पे रखता कोई नहीं है, सभी जो है चालू ही रहता है वो मोबाइल।
और इसका कोई प्रॉपर ऐसा सर्कुलर नहीं निकला हुआ कि स्टेशन मास्टर को मोबाइल बंद ही रखना है। जैसे कि लोको पायलट को गाड़ी में ऑन करने से पहले अपना मोबाइल जो है बंद रखना होता है, और गार्ड जो होता है दोस्तों उसका मोबाइल यहाँ पे चालू रखते हैं। अब देखो, गार्ड को एक COG सिम अलग से दी रखी होती है, जो रेल की सिम होती है उसको चालू रखना होता है, क्योंकि मान लो सेक्शन में कोई भी काम हो गया, जैसे CR हो गया, कोई केटल रन हो गया, या कोई आदमी रन हो गया, किसी भी टाइप की दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया गेट के ऊपर, उस केस में गाड़ी में एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है वो अब किससे कांटेक्ट करेंगे, तो इसी दौरान जो है यहाँ पे गार्ड से कांटेक्ट किया जाएगा। जो भी स्टेशन मास्टर रहेगा या गार्ड अपने फ़ोन से, जो रेल का फ़ोन है उससे कंट्रोल को बताएगा जो भी सिचुएशन होगी, या नियर बाय जो भी स्टेशन होगा उसको अगर कुछ राहत सामग्री चाहिए, GRP को नोट कराना है कुछ, या GRP को पुलिस को भेजना है, किसी भी टाइप की समस्या होगी तो वो उस मोबाइल से यहाँ पे नोट कराएगा। तो इसलिए जो है गार्ड को COG सिम ऑन रखनी होती है, स्टेशन मास्टर को COG सिम ऑन रखनी होती है। पर्सनल मोबाइल दोनों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि बंद रखना होगा, जनरली नियम तो यही कहते हैं कि बंद रखना चाहिए, लेकिन कोई रखता नहीं है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आपके डाउट नंबर 4 की, CHSL और सीनियर CCTC में बेस्ट कौन सी जॉब है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है डिपेंड करेगा आप आगे क्या करना चाहते हो। मान लो आप आगे पढ़ाई करना चाह रहे हो तो CHSL नो डाउट बिना किसी चीज़ के आप यहाँ पे CHSL ज्वाइन कीजिए, और आप यहाँ पे CGL वगैरह की तैयारी कीजिए। मैं आपको CHSL ज्वाइन करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो आपको टाइम मिल जाएगा, शेड्यूल नौकरी है, दिन दिन में नौकरी रहेगी, सुबह शाम आप आराम से पढ़ सकते हो। दूसरी बात, सीनियर CCTC में आपको कोई सी पोस्ट मिल जाएगी, TT मिल गई तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर आपकी गाड़ी में ड्यूटी लगेगी, और गाड़ी में जो है पढ़ा नहीं जाएगा, बहुत सारे काम रहते हैं ऑलरेडी। और इसके बाद में अगर रिजर्वेशन, बुकिंग, इंक्वायरी की बात करूँ तो इनमें जो है ड्यूटी रोस्टर में चलती रहती है, कभी नाइट कभी शाम। तो आपकी बॉडी जब तक एडजस्ट करेगी, जैसे कि मान लो आपकी 10-15 दिन बाद नाइट स्टार्ट होती है, तो 2-3 नाइट करने तक तो आपको बहुत अजीब सा लगता है, आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है। जैसे ही बॉडी एडजस्ट करती है नाइट ड्यूटी को, तब तक जो है आपकी वापस डे ड्यूटी हो जाती है। तो इस प्रकार इसमें थोड़ा अनबैलेंस सी लाइफ रहती है, इसमें आप पढ़ नहीं पाओगे ढंग से। पढ़ना है तो CHSL से ज्वाइन कीजिए। अब इसके बाद में बात करता हूँ होम सिकनेस की। अब जो है मान लो इन दोनों जॉब में से कोई सी भी आपको होम स्टेट मिली है, और आपको होम स्टेट में ही रहना है अपने लोगों के बीच में, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। सैलरी जो होती है बेशक सीनियर CCTC की ज़्यादा होती है CHSL से, लेकिन सैलरी ही यहाँ पे सब कुछ मायने नहीं रखती है दोस्तों। लाइफ भी जो है कोई चीज़ होती है, फैमिली को टाइम भी कोई चीज़ होती है। यहाँ पे आपको लीव वगैरह ठीक ठाक मिल जाती है आराम से। सीनियर CCTC में लीव बहुत मुश्किल से मिलेगी, और यहाँ पे स्टाफ ऑलरेडी शॉर्टेज होता है रेलवे के अंदर, तो रेलवे की सभी पोस्टों पे लगभग यहाँ पे लीव वगैरह थोड़ा इश्यू होता है। बाकी जनरली अगर इमरजेंसी कुछ काम होता है तो मिल भी जाती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिलेगी ही नहीं। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हो, सभी मामलों में जो है CHSL बेटर है। बस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी के अंदर आपका सीनियर CCTC की यहाँ पे सैलरी ज़्यादा रहेगी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आगे जो है आपको प्रिपरेशन करनी है, या फिर जो है आपको यहीं रुकना है। अगर आपको यहीं रुकना है तो आप सीनियर CCTC ज्वाइन करके कर सकते हो, और आपको आगे तैयारी करनी है तो CHSL ज्वाइन करके आगे की तैयारी कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, चेन्नई से SM में हुआ है पब्लिक डीलिंग कैसे करूँगा। एक भाई बोल रहा था कि सर वहाँ की लोकल लैंग्वेज मेरे को आती नहीं है, कैसे क्या होगा सारा कुछ। तो देखो दोस्तों, सभी लोग जब भी, जैसे कि किसी की भी पोस्टिंग कहीं भी होगी, तो शुरू में थोड़ी सी समस्या तो आती है, लेकिन इसका एक समाधान है कि वहाँ पे ऑलरेडी आप ही के जैसे आपके इलाके के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो स्टेशन पे ड्यूटी करते हैं। तो उससे होगा क्या कि मान लो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वो लोग जो है शुरू में आपकी मदद करेंगे, और इनिशियल धीरे धीरे आप जो है उनकी लैंग्वेज समझ जाओगे, और कुछ टाइम बाद में आप उन्हीं की लैंग्वेज में फ्लुएंट हो जाओगे। एकदम एकदम आप धाराप्रवाह बोलोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। शुरू में वहाँ पे स्टेशन पे आपका स्टाफ रहेगा, वो आपको कोऑपरेट करेगा, चाहे पॉइंट्समैन रहेगा, TNC कोई भी पोस्ट पे रहेगा, वो आपको सारी कुछ हेल्प करेगा। शुरू में हमारी जो पोस्टिंग हुई थी दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे पॉइंट्समैनों ने, TNC ने, और हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन पे तो बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, तो हमें पता ही नहीं हो रहा था तो कौन सी गाड़ी किधर आ रही है, किधर जा रही है, किस गाड़ी में अपने को क्या काम करवाना है, और किसी गाड़ी में किस टाइप की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए अपन किसको कॉल करें, इंक्वायरी कहाँ है, किसका क्या का काम है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें धीरे धीरे समझ में आई। तब तक जो है हमारे पॉइंट्समैन वगैरह हो या TNC हो गए, इन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया था। और इसी प्रकार आपको भी वहाँ पे कोई ना कोई स्टाफ जरूर मिल जाएगा, जो कि आपको हर पब्लिक डीलिंग हो, चाहे किसी भी टाइप की आपकी समस्या हो, उसमें आपका सहयोग करेगा। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं अपन वैगन मूवमेंट इंस्पेक्टर का वर्क प्रोफाइल। दोस्तों ये वैगन मूवमेंट की WMI की जो पोस्ट होती है आजकल लगभग ख़त्म सी हो गई है। पूरे डिवीज़न पे अगर मैं बात करूँ तो 1-2 पोस्टें होती है इसमें, और इसमें आप जो है गार्ड वगैरह से भी जा सकते हो, स्टेशन मास्टर से भी जा सकते हो। इसके लिए एग्ज़ाम देना होता है, और एग्ज़ाम देख के आप जो है WMI बन सकते हो।
अब WMI का जो काम क्या होता है, मोस्टली एक होता है अधिकारियों के साथ ही रहते हैं एनी टाइम। जैसे कि कोई भी अधिकारी, जैसे सीनियर डीएम साहब जो है इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं कहीं पे, तो उनके साथ ही जाएगा। DTI, एक DTI हो गया, डिविजनल TI, वो, और ये एक जो है WMI, ये दोनों लोग जो है, जो भी आपके अधिकारी रहेंगे इंस्पेक्शन करने जाएंगे, चाहे DRM हो, DOM हो, सीनियर DOM हो, ये अधिकारी के साथ ही जाते हैं और वहाँ पे जो है इंस्पेक्शन वगैरह करवाते हैं। और वैसे इनका जो काम होता है वो आप नाम से स्पष्ट है, WMI वैगन मूवमेंट इंस्पेक्टर, यानी वैगनों का जो कोच होते हैं आपके, या मालगाड़ी के डिब्बे हैं, तो कौन से डिब्बे कितने फिट में चल रहे हैं, कितने सिक में चल रहे हैं, कौन सा रेक किधर है, किसको कैसे रिप्लेस करना है, मतलब एक तरह से कोचों के बारे में, कोच जो होते हैं, डिब्बे जो होते हैं ट्रेन के, उनके बारे में इनको जानकारी रखना होता है, इनके डिवीजन की गाड़ियों की। जैसे कि अलग अलग डिवीजन की अपनी अलग अलग गाड़ियाँ होती है, तो उनको सारी कुछ पोजीशन ध्यान रखनी होती है कि कितने कोच यहाँ पे सिक में है, कितने क्या है। तो ये जो है TNC से रिपोर्ट लेते रहते हैं, जिसको कि अपन लोड रिपोर्ट वगैरह बोल दिया करते हैं, और समरी वगैरह या आपके CSR वगैरह बोल देते हैं, वो कोचिंग रजिस्टर जो होता है, उसमें ये सारा कुछ इनको बताते हैं TNC की, कितने कोच जो है सिक में है, कितने क्या, सारा कुछ। तो इन्हीं का जो है इनको मैनेजमेंट करना होता है, और अधिकारियों के साथ घूमते हैं। काफ़ी पावरफुल जॉब है दोस्तों, और बहुत अच्छी जॉब है। इनकी जो पोस्टिंग होती है DRM ऑफिस के ऊपर ही होती है, और इसे आप डिपार्टमेंट एग्जाम से जा सकते हो। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफ़र के लिए कब अप्लाई करें। देखो, ट्रांसफ़र के लिए मैं आप सभी को कहूँगा, जैसे कि मान लो आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना है, तो अभी से आप अपना म्यूचुअल ढूंढ के रखिए। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको स्टेशन पे पोस्टिंग मिल जाती है, उसके बाद तुरंत जिस दिन सेम डे ही लगा सकते हो, या नेक्स्ट डे, विदिन 2-4 दिन में आपको जो यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर देना है। और आजकल तो प्रोसेस बहुत सिंपल हो गई दोस्तों, आपको सारा काम जो है ऑनलाइन करना है। मैं तो कहता हूँ आपको विदिन सेम डे ही आप जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पे आप जितना जल्दी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करोगे, उतना ही जल्दी आपके ट्रांसफ़र होने की संभावना रहती है दोस्तों। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट जब लगाई थी, तो हमने 5-7 दिन के बाद लगाई, तो 5-7 दिन में कम से कम 20 लड़कों ने हमारे से पहले यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट लगा दी थी। तो अब मान लो 20 लड़कों का अगर ट्रांसफ़र होता है, तो हमारा ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं होता ऑन रिक्वेस्ट। तो इस प्रकार जो है, आप चाहे ऑन रिक्वेस्ट डाल रहे हो, चाहे आप स्पाउस बेस पे डाल रहे हो, चाहे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र डाल रहे हो, आप जितना जल्दी हो सके ट्रेनिंग के बाद में पोस्टिंग आपकी हो जाए, तो उतना जल्दी आपको जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है दोस्तों। और अप्लाई करने के लिए आप जो है ऑनलाइन क्या प्रोसेस होती है, उसमें जल्दी वीडियो लाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी रखिए, और आप जो है तुरंत पोस्टिंग होते ही अपने अप्लाई कर दीजिए। जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना ही फ़ायदा होगा आपको। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ग्रुप डी वालों को ग्रुप सी में डालने का क्या पर्पज़ है। तो देखो, मेरे को तो यहाँ पे एक पर्पज़ सीधा सा समझ में आया है, कि मेरे हिसाब से जो है रेलवे यहाँ पे चाह रहा है कि आपका जो है एग्ज़ाम एक ही करवा दे। जैसे कि अभी क्या होता है ना, ग्रुप डी का एग्ज़ाम अलग होता है, ग्रुप सी का अलग होता है, और एग्ज़ाम बहुत लंबे चल जाते हैं, काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत सारा मैनेजमेंट करना होता है। तो जैसे कि काफ़ी स्टेट, राजस्थान की मैं बात करूँ तो यहाँ पे CET का एग्ज़ाम एक लागू हुआ है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो रेलवे भी शायद ऐसा ही कुछ करने जा रही है, क्योंकि इन दोनों में जो फॉर्म भरते हैं दोस्तों, वो 80 से 90% बच्चे यहाँ पे कॉमन ही होते हैं। तो वो जो लोग क्या करेंगे, इनका जो है एक प्री का एग्ज़ाम लेंगे, तो प्री में इनका एक ही एग्ज़ाम कर देंगे दोनों लोगों को, चाहे ग्रुप डी का हो NTPC का, क्योंकि इसमें सारे कुछ कॉमन बच्चे होते हैं। 10-20 लाख ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन सारे बच्चे कॉमन ही रहते हैं। जिन्होंने ग्रुप डी में भरा वो NTPC में भरेंगे, जिन्होंने NTPC में भरा ग्रुप डी में भरेंगे। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से यहाँ पे प्री क्लियर करवा देंगे, तो प्री में देखो कितना बर्डन कम हो जाएगा। जहाँ पे 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने पड़ रहे थे, इनको एक ही काम हो गया। इसके बाद में ग्रुप डी वालों का मेंस अलग करवा देंगे, NTPC वालों को यहाँ पे अलग करवा देंगे, या जो भी ट्रेड रहेगी इनकी उससे संबंधित इनके अलग अलग एग्जाम यहाँ पे करवा सकते हैं। एक तो सीन ये हो गया। दूसरी बात, ये ग्रुप डी का जो जॉब है दोस्तों, ग्रुप डी ऐसे बोलने में ही थोड़ा ऐसे लगता था कि चतुश्रेणी कर्मचारी, तो ये काफ़ी टाइम से जो है इसके नाम की, जैसे कि मान लो भी गुड्स गार्ड है, तो गुड्स गार्ड में कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ ट्रेन मैनेजर उसका नाम निकाला है। तो ये गुड्स गार्ड से ट्रेन मैनेजर इसलिए निकाला कि गुड्स गार्ड जो नाम था ये थोड़ा अजीब लगता था। अब ट्रेन मैनेजर जो है एक ऐसे सभ्य नाम लगता है, अच्छा नाम लगता है। इसी प्रकार ग्रुप डी वालों को थोड़ी सी रेस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे इनको ग्रुप सी में किया गया है। एक आस्पेक्ट ये है। इसके बाद में यहाँ पे ग्रुप डी में ग्रुप सी में जाने के बाद में इनको यहाँ पे जो है क्वार्टर वगैरह की फैसिलिटी और पास PTO की, जैसे कि मान लो इनको पहले स्लीपर के मिलते होंगे, तो अब उनको 1-2 पास यहाँ पे AC के मिल जाएंगे, लेकिन इनको ये अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। और क्वार्टर की मैं बात करूँ, मान लो कागजों में तो भले इनके क्वार्टर की पोजीशन चेंज हो गई है, पास PTO तो इनका तुरंत इंप्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन क्वार्टर वाला मेरे को नहीं लगता इतना जल्दी इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे जो है नए क्वार्टर बनवाने से रही, इनको जो है पुराने क्वार्टरों में ही रहना होगा, और पुराने क्वार्टर वही जिसमें ये रहते आ रहे हैं उसी टाइप के उनको मिलेंगे फिलहाल। तो इतना जल्दी ये तो मामला इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे
पास वाला जरूर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ग्रुप डी वाले ग्रुप सी में जाने पर इनकी सैलरी चेंज होगी क्या। तो देखो अभी तक जो है इसका कोई अपन क्लियरली नहीं हुआ है कि इनकी जो सैलरी क्या रहने वाली है। अब इनका डेजिग्नेशन तो डी से इनका सी कर दिया है, लेकिन जिन लोगों की सैलरी बन रही है वो पुरानी बेसिक के हिसाब से सैलरी बन रही है। इनके बेसिक में या इनकी सैलरी में किसी टाइप का कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। आगे कुछ अगर कोई चेंज होता है सैलरी में तो आपको ज़रूर अपडेट करवाएंगे। बाकी अभी तक जो है कहीं भी ऐसा कोई लेटर नहीं निकला है कि इनकी जो सैलरी में कुछ कम मतलब बढ़ोतरी हुई हो। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एसएम की लाइन ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। तो देखो स्टेशन मास्टर की जो लाइन ट्रेनिंग होगी दोस्तों वो होगी यहाँ पे 7 दिन की। जब आप जेडआरटीए के अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद में आप डिवीजन पे आओगे, डिवीजन वाले आपको स्टेशन अलॉट करेंगे। स्टेशन अलॉट होने के बाद में आपको 7 दिन तक आपकी ड्यूटी नहीं लगाएंगे। 7 दिन तक आपको जो है लाइन ट्रेनिंग आपसे करवाई जाएगी। और लाइन ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। इन 7 दिनों के बाद में 8वें दिन आपको इंडिपेंडेंट काम करना होता है। तो इन 7 दिनों में आपको 1-2 नाइट ड्यूटी में करनी होती है, मतलब अपने मन से। आपको कोई कहेगा नहीं कि आपको जो 7 दिनों में क्या करना है, आपको अपने मन से सारा कुछ काम सीखना है। आपको 1-2 ड्यूटी यहाँ पे नाइट ड्यूटी करनी होगी, 1-2 शाम की करनी होगी और 1-2 यहाँ पे दिन की करनी होगी, ताकि आपको जो है तीनों शिफ्ट का यहाँ पे नॉलेज हो जाए कि कौन सी शिफ्ट में कितनी गाड़ियाँ होती है, कितना वर्कलोड कौन सी शिफ्ट में ज़्यादा होता है, कैसा काम होता है, क्या संटिंग चलती है, और जिस स्टेशन में आपकी पोस्टिंग हुई है उस स्टेशन पे कितनी लाइनें हैं, वॉशिंग लाइन कितनी है, सिक लाइन है तो कितनी है, और सिक लाइन में प्लेसमेंट वगैरह कैसे लगते हैं, और कितनी डायरेक्शन से गाड़ियाँ आती है, और किस डायरेक्शन के लिए कौन सा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कौन से सिग्नल कैसे ऑपरेट होते हैं, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का है, पैनल भी आपके 2-3 टाइप के होते हैं। तो आपके स्टेशन पे पैनल किस टाइप का है, कंप्यूटराइज जो है जिसको SSI बोल देते हैं वो वाला है, या आपका जो है बटन वाला जो पैनल है। इतनी सारी आपको जानकारी यहाँ पे जुटानी है। साथ ही जो है कोई भी गाड़ी जैसे कि आपके स्टेशन पे आ रही है तो आपके स्टेशन पे रुकेगी या फिर आगे जाएगी, और या जो आपको स्टेशनों का जो है टाइमिंग भी यहाँ पे पता रखना होगा। जैसे कोई गाड़ी आ रही है तो मान लो कि 10 बजे आ गई और उसका आने का टाइम है 10:15, तो ये और जाने का टाइम यहाँ से 10:30 है, तो ये जो है गाड़ी आधा घंटा खड़ी रहेगी। और जैसे ही 10:30 होंगे आपको इस गाड़ी को चलाना होगा, 5 मिनट पहले आपको सिग्नल वगैरह देना होगा। इसके बाद में आपको ये भी पता करना है कि जो है आपके स्टेशन के अंडर में कितने गेट पड़ रहे हैं, और वो जो है किस टाइप के गेट है, इंजीनियरिंग गेट है या ट्रैफिक के गेट है। अब इंजीनियर और ट्रैफिक गेटों में अंतर ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले में इंजीनियरिंग के बंदे काम करते हैं, ट्रैफिक वाले में जो है आपके पॉइंट्समैन वगैरह ही काम करते हैं। इसके बाद में गेट भी 2-3 टाइप के होते हैं। एक तो आपके जो है सिग्नल वाले गेट होते हैं जिसमें कि आपको ओनली इन्फॉर्म करना होता है गेटमैन को कि भाई हम गाड़ी यहाँ पे चला रहे हैं, आप गेट बंद कर लेना, इस टाइम तक आपको गाड़ी मतलब निकल जाएगी, आपके पास पहुँच जाएगी। एक होता है ओपन टू रोड ट्रैफिक, यानी वहाँ पे जो है सिग्नल नहीं लगे होते हैं दोस्तों, और आपको जो है नंबर दे के बंद करवाना होगा। उस पर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की काम होता है। सिग्नल वाले पे अगर गेट बंद नहीं करेगा तो सिग्नल नहीं आएगा और गाड़ी रुक जाएगी गेट पे, ओपन गेट में क्रॉस नहीं करेगी। बाकी जिन पे सिग्नल नहीं लगे होते हैं उनका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होता है, उनको नंबर वगैरह एक्सचेंज करके गेट को बंद करवाने के बाद में सुनिश्चित करने के बाद में आप गाड़ी चलाओगे। तो ये सारी सावधानी आपको रखनी है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। इनिशियल में आप जो है एक डायरी मेंटेन कर लेना, और स्टेशन मास्टर की जॉब को कैसे हैंडल करें इस पर मैंने एक इनिशियली सेपरेटली एक वीडियो बना रखा है, वो आप ज़रूर देख लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप सभी लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पे बहुत सारे सिलेक्टेड रेलवे के सिलेक्टेड कैंडिडेट है और वर्किंग जो अभी कार्यरत है वो भी कर्मचारी उसमें जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आपको किसी भी टाइप का कोई क्वेरीज है आपके मन में तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।